एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम अभी कर रहे हैं विद्युत विभव और ये चैप्टर लगभग एंड होने वाला है। लगभग सभी टॉपिक हमने किए हैं और आप लोगों का इसमें कमेंट्स के माध्यम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आगे भी इसी टाइप की उम्मीद करते हैं और आप लोगों ने जो उत्तर दिए हैं वो भी लगभग सभी बच्चों के सही, तो उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया है ये। आगे हम करते हैं आज फिर उसी तरीके से कुछ सवाल करेंगे, इनके उत्तर आप लोगों को देने हैं और ये देखना है। पारे की गोलियां हैं कुछ और इन पारे की गोलियों की संख्या हमें दी हुई है 64 है और हर एक गोली के ऊपर जो वोल्टेज है, छोटी छोटी गोलियां हैं, उसके वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। इनको मिला दिया आपस में और एक बड़ी गोली बना दी। मतलब ये पारे की छोटी छोटी 64 गोलियां थी इस टाइप से और इनको मिला के एक बड़ी गोली बना दी इस टाइप से। इस पे हर एक गोली के ऊपर 64 वोल्ट था। तो अब ये पूछ रहा है कि बड़ी गोली के पृष्ठ पर यानी कि सतह पर विभव क्या होगा। सतह पर विभव का सूत्र होता है KQ/R, V इज इक्वल टू, और यहाँ पे V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ/r। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से स्मॉल r और कैपिटल R के बीच का रिलेशन निकाल पाएँ तो ये सवाल हमसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सोचना है आप लोगों को, आंसर बताएंगे हम। इसके बाद हमारे पास है कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसका उत्तर आपको मिलेगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसी के अंदर मिलने वाला है, तो बड़े ध्यान से इसको देखना है और इसका उत्तर देना है। आगे हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में 0 से 0 से 180 डिग्री में घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उसको ध्यान में रखना है। जल्दी से आप लोगों को उत्तर देने हैं। कौन से सवाल का उत्तर ABCD के रूप में कौन सा होगा। दो समांतर प्लेटें इस तरह से कह सकते हो आप लोग। उनके बीच की दूरी d है और वोल्टेज V है। ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है और वोल्टेज इसका V है। तो इनके मध्य में कहीं पर अगर स्मॉल q आवेश रख दिया जाए तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा। तो यहाँ पे मान लो स्मॉल q आवेश हमने रखा तो इसके ऊपर बल F की वैल्यू निकालनी कि आपको क्या होगी। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई न कोई आंसर सही होगा। नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है वो समरूप विद्युत क्षेत्र है और समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम सीधी, समांतर और बराबर दूरी पर स्थित बल रेखाओं का कल्पना करते हैं। और ये बल रेखाएं जो है वो सीधी है, समांतर भी है और बराबर दूरी पर भी है। तो इस तरह से हमारे पास ये समरूप विद्युत क्षेत्र आ गया है और इसके अंदर हमें रखना है, ये बल रेखाएं प्रदर्शित कर रही है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो समरूप विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र है। समान विद्युत क्षेत्र का मतलब सभी बिंदुओं पर, इसके अंदर जितने भी बिंदु लेते हैं हम, ये कोई भी बिंदु लेते हैं, सभी पर विद्युत क्षेत्र समान रहेगा। इसकी जो ये तीर के निशान है, जो डायरेक्शन है, वो बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो जो है वो इधर की साइड है। इसके अंदर हम एक विद्युत द्विध्रुव रखने वाले हैं और विद्युत द्विध्रुव अनंत से लेके आएंगे और विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित रहता है। अनंत का मतलब वो होता है कि जहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता उस जगह को हम अनंत कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को, विद्युत द्विध्रुव को लेके आए, इस टाइप से लेके आए कि ये है +Q और ये है -Q।
उधर से लेके आ रहे हैं, अनंत वाले भाग मान लेते हैं उधर की ओर है तो उधर से लेके आ रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो मान लो 2a है। कई बार इसको स्मॉल l लिया जाता है, कई बार इसको 2l लिया जाता है और कई बार इसको 2a लेते हैं, एक ही बात है। जैसी दूरी मानेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और उधर से हम इसको लेके आ रहे हैं। तो इधर से अगर लेके आ रहे हैं तो अगर ध्यान से देखें तो अगर इस पे देखें तो ये कॉर्नर और ये वाइट वाला कॉर्नर दोनों ऐसे आ रहे हैं। तो इस टाइप से आया तो प्लस क्यू ने जितनी दूरी तय की उससे 2a दूरी ज़्यादा तय की है माइनस क्यू वाले आवेश ने। ठीक है, यहाँ एक अलग तरीके से समझते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है a और b, इसको हम इस जगह पर लेके आना चाहते हैं a पॉइंट को। तो a पॉइंट चला यहाँ से यहाँ तक, तब यहाँ पे बन गया a, और b पॉइंट चला यहाँ से यहाँ तक, तब बना ये b। तो ये वाला a और ये वाला b। इस भाग को जो यहाँ से यहाँ तक का है, इस पूरे को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ये वाला विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब जगह अनंत वाली है। तो विद्युत क्षेत्र में a जितना चला है उससे 2a दूरी ज़्यादा चला है b, उससे 2a दूरी ज़्यादा चला है b। विद्युत क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें q ने ज़्यादा दूरी तय की, माइनस q ने ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक है, जैसे इसको लेके आए तो वाइट पॉइंट जो चलेगा वो कम चलेगा, और ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वाइट पॉइंट जो चलेगा वो कम चलेगा और ये वाला पॉइंट जो चलेगा वो ज़्यादा चलेगा। यानी कि डिस्टेंस 2a ज़्यादा तय किया है विद्युत क्षेत्र के अंदर किस आवेश ने? माइनस वाले आवेश ने। माइनस वाला आवेश ये है -2q। अब स्थिति इसकी थीटा बराबर 0 की है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p जो इस डायरेक्शन में, हमें इसको इस प्रकार लेके आना है अनंत से कि इस p की दिशा बदले नहीं। कुछ बातें हैं हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E की, हमें आवेश को इस प्रकार लेके आना है कि P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी दिशा बदले नहीं। दूसरी बात, ये जो प्लस q आवेश है और ये माइनस q आवेश है, दोनों आवेश में से माइनस q 2a दूरी ज़्यादा चलेगा, 2a दूरी ज़्यादा चलेगा। एक बात। दो बातें। तीसरी बात हमारे पास है कि प्लस q के ऊपर जो बल लगता है, पीछे लिख देते हैं, प्लस q पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कंसेप्ट वाइज है कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में ये बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाती है। माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो लगेगा माइनस क्यू पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये बात हमें पहले से पता है कि विद्युत क्षेत्र पर बल लगता है और बल का सूत्र क्या होता है? बल F = Q × कैपिटल E। बल का सूत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर वो होता है F = Q × कैपिटल E। Q आवेश है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस Q पर बल जो लगेगा वो इस साइड में लगेगा QE प्लस का, और इस पर जो बल लगेगा वो इस साइड में लगेगा QE माइनस का। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में जा रहा है। तो कुल मिला के हम बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, पूरे निकाय को, पूरे सिस्टम को,
पूरे विद्युत द्विध्रुव को। तो विद्युत द्विध्रुव में इस माइनस को इधर लाने में तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, माइनस तो अपना आप ही विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चला जाएगा। लेकिन प्लस उधर जाने की कोशिश कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, और हम इस पूरे सिस्टम निकाय को इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वाइट पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये या इसके आगे वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, उसे आप प्लस आवेश मान लें। तो ये प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम इसको लेके आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो बल इसके ऊपर लगाया जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल। और विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो F = QE बल लग रहा है वो होगा इंटरनल, आंतरिक बल होगा जो अपने आप लगेगा। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य किस टाइप से निकाला जाएगा, किस प्रकार से निकाला जाएगा, या हमने जो कार्य किया है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। ठीक है, तो क्या बताया अभी बताया कि -Q को विद्युत क्षेत्र में यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। लेकिन इस आवेश को, ये आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर F = QE बल लग रहा है, हम उसको विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो बल है F = QE, उसके कारण हमें कार्य करना पड़ेगा इस विद्युत बल के विपरीत दिशा में, या इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। 3 बातें हो चुकी है। पहली बात कि जब ये सिस्टम को लेके आएंगे तब -Q 2a दूरी ज़्यादा चलेगा। दूसरी बात, इस प्रकार से लेके आना है कि P की दिशा हमेशा यही बनी रहे जो अभी डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रही है। तीसरी बात कि ये जो -Q आवेश है, इसको इधर लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बल है हम जिस डायरेक्शन में इसको विस्थापित कर रहे हैं उसी दिशा में। चौथी बात हमारे पास और है कि अभी ये जो सिचुएशन है वो θ = 0 की सिचुएशन है, θ = 0 की सिचुएशन है। और θ = 0 का मतलब होता है कि ये साम्य अवस्था के अंदर है। अब ये अपने आप घूम नहीं सकता, इसको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य हमने किया था, तो उसमें ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम नहीं सकता, अपने आप ये साम्य स्थिति है। उसके बाद अगर हम कार्य करना चाहें, जो भी कार्य करेंगे वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य की गणना करेंगे, वही कार्य हमारे पास किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ दूसरा भाग इसका और आएगा, इसलिए हम इसको U1 लिख देते हैं। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। बल रहा हमारे पास F = QE और विस्थापन हमारे पास रहा 2a, और हम ये काम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो हमारे पास बल आ जाएगा F, विस्थापन आ जाएगा 2a, और विरुद्ध के लिए आ जाएगा माइनस। फिर से एक बार बोल देते हैं, जो भी कार्य किया जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है F = QE, उसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा। यहाँ पे हमें पता है U1 = -F की वैल्यू QE और 2a की जगह 2a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -E या फिर Q 2a और E। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, ये वाला Q × 2a, ये जाना पहचाना फॉर्मूला है, पहले किया है, कहीं याद आ रहा हो तो। ये है आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये काम हमने किया था विद्युत
द्विध्रुव के अंदर। विद्युत द्विध्रुव के अंदर Q इंटू 2A का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? ये फॉर्मूला हमारे पास होता है U1 इज इक्वल टू माइनस P इंटू E, स्मॉल p है ये, और यहाँ P को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2A। तो ये लिख दिया। इसी लाइन को हम पीछे लिख देते हैं, U1 इज इक्वल टू माइनस P इंटू कैपिटल E। आप लोग इसको इक्वेशन 1 दे सकता है। तो अब ये हमारे पास कार्य हुआ कि पूरे इस सिस्टम को इधर से, बाहर से कहीं से इधर लेके आए और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने इसको ऐसे रख दिया। तो इस तरह से ये कार्य हमें करना पड़ा। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट और भी है कि अगर हम अभी ये निकाय किस में बताया था हमने, ये थीटा बराबर 0 वाली कंडीशन में है, साम्य अवस्था वाली कंडीशन में। यानी कि इस स्थिति से अगर हम इसको घुमा के थीटा वाली कंडीशन में लेके जाएं, मतलब इसको इस टाइप से घुमा दें, ये जो द्विध्रुव है इसको ऐसे रख दें, तो ये वाला कौन हो जाएगा? थीटा। तो इस तरह से अगर इसको घुमा दिया जाए तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, और वो कार्य भी इसमें किस रूप में संचित रहेगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो चाहे तो हम यहाँ W1 W2 लगा सकते हैं, और नहीं लगाएं तो भी कोई बात नहीं। इस बार हम करते हैं साम्य अवस्था से द्विध्रुव को क्या करना है? अपने को द्विध्रुव को क्या करना है? थीटा एंगल पर घुमाना है, थीटा कोण से घुमाना है। घुमाया जाए तो क्या होगा? घुमाया जाए तो क्या होगा? तो या तो हम कार्य कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं। कार्य की बात कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू U2, यहाँ पे कार्य कितना होगा? कार्य का फॉर्मूला यहाँ हमने निकाला था P कैपिटल E 1 माइनस कॉस थीटा। अगर याद आ रहा है, पहले किया हुआ है हमारे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला किया था हमने PE। U लिख सकते हैं या W लिख सकते हैं। तो थीटा 1 इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा लेते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और cos थीटा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? cos थीटा 2 की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो ये चीज़ आ गई। अब अगर हमने cos थीटा 1 की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये 1 आ गया। अगर थीटा 2 की जगह हमने cos थीटा लिख दिया तो ये cos थीटा आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये द्विध्रुव को थीटा डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा। अब कुल के लिए U बराबर ऊर्जा, U बराबर U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस PE, और U2 की वैल्यू है हमारे पास PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारे पास हो गया U बराबर माइनस PE प्लस PE, बोलो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट खोल लेते हैं। U इज इक्वल टू माइनस PE, क्या रहा? गुणा किया PE का 1 से, तो प्लस PE, और फिर आगे माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। ये स्मॉल p है, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताया हमने, कहीं किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो। ये लिखा है स्मॉल p है और इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़।
तो पीई से पीई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा u इज इक्वल टू माइनस पी कैपिटल ई कॉस थीटा, माइनस पी कैपिटल ई कॉस थीटा। तो हमने अदिश और सदिश गुणा में किया हुआ है, अदिश गुणा, अदिश गुणा। इसके अंदर a डॉट बी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी में से डॉट हटाना है, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा, इसको हटाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, मतलब डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। अगर सदिश गुणा हो हमारे पास, सदिश गुणा हो तो a क्रॉस बी होगा, और a क्रॉस बी में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। ये हमारे पास आया साइन थीटा। अभी हमारे ये काम आने वाली चीज़ है। तो अगर डॉट हटाते हैं तो कॉस आएगा, तो अगर पहले से ऑलरेडी कॉस हो तो कॉस को हटा के हम डॉट भी तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट कैपिटल ई। ये हो गया इसका सदिश रूप। तो ध्यान से देखना, हमें जो ऊर्जा होती है वो तो सदिश राशि है नहीं, ऊर्जा जो होती है वो अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है। अगर इसमें दिशा नहीं होती है तो इसके ऊपर तीर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये सदिश राशि है और इसके लिए हमने डायरेक्शन दिखाई है, ये तीर का निशान बता रहा है, तो ये डायरेक्शन दिखाई है, तो ये एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर तीर का निशान आएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए भी तीर के निशान लगाए जाते हैं। ये जो तीर का निशान है वो बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की साइड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो डॉट लग गया, ये वेक्टर लग गया। अब इनमें कॉस थीटा भी इसका मान आया है, और कॉस थीटा अगर इसका मान आया है तो थीटा की वैल्यू भी हो सकती है हमारे पास। अभी थीटा बराबर कितना है, इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री है। और अगर घुमाने में किया गया कार्य वगैरह सब कुछ निकालें तो यहाँ देख सकते हैं हम, केस फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह हमारे पास आएगा, थीटा बराबर 0 है तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है, मान याद रहने चाहिए। तो u बराबर हो जाएगा माइनस पी ई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, u बराबर माइनस पी कैपिटल ई। तो ये आ गया थीटा बराबर 0 के लिए। अगली बात करते हैं हम केस सेकंड थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए। केस सेकंड कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 होता है 0। तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा बराबर ये 0 हो जाएगा। और 0 से अगर किसी राशि को गुणा करते हैं तो वो पूरा ही 0 हो जाता है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास एक आंसर आया, यहाँ हमारे पास एक आंसर आया। अब केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड लेते हैं। थर्ड में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं। तो कॉस 180 कितना बताया था, 180 इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है -1। कितना होता है, -1। -1 होता है तो -1 इधर लिखेंगे इसमें। u इज इक्वल टू माइनस पी ई और कॉस थीटा है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, -1 हो गई। और माइनस का गुणा जब इस माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू प्लस का p इंटू कैपिटल ई, ये एक और आ गया। तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन के लिए स्थितिज ऊर्जा के मान
ज्ञात कर सकते हैं। और अगर स्थितिज ऊर्जा के मान अगर हम ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए, तो देखते हैं। ये वाली बातें हमें याद रखने की है, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं कई बार। और थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए 0 और 180 के लिए प्लस का p, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तो अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक बात और देखते हैं हम। ये हमारे पास डायग्राम है इसका, और ये हमने स्थिति बोली कि थीटा बराबर 0 की स्थिति है। क्या सोच के देखो, इस स्थिति के अंदर क्या अपने आप विद्युत द्विध्रुव घूम सकता है क्या? इसके लिए हम दूसरा एक डायग्राम बना के बात देखते हैं। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये विद्युत द्विध्रुव पड़ा है। ये हमारे पास प्लस का Q है और ये वाला माइनस का Q है। क्या ये अपना आप घूर्णन कर सकता है, अपना आप घूम सकता है क्या? तो उसके लिए हम अक्ष देखनी पड़ेगी। ये कोण थीटा है, इसके ऊपर बल लगेगा, प्लस Q आवेश है, प्लस Q के ऊपर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है F बराबर QE, और ये है माइनस Q आवेश, इसका हमेशा विपरीत दिशा में बल लगता है F बराबर QE। तो क्या ये स्थायी संतुलन में है? हम बात कर रहे हैं स्थायी संतुलन का मतलब कि सभी बलों का परिणाम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या पॉसिबल है? तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बल है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये जो बल है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इस टाइप से विद्युत द्विध्रुव रखा है घूम के साम्य अवस्था में आने की कोशिश करेगा। अगर ये बात सोचो कि अगर ये घूम के इस साम्य अवस्था में आ जाता है, ये प्लस Q आवेश इधर आ जाता है, माइनस Q आवेश इधर आ जाता है, तो परिणामी बल F इज इक्वल टू QE इधर लगता है और F इज इक्वल टू QE, F बराबर QE इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके ऊपर F इज इक्वल टू QE माइनस में, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर ये कैंसिल कर देंगे तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और परिणामी बल 0 होते ही ये स्थायी साम्य अवस्था में या स्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो कुल मिला के थीटा बराबर 0 वाली जो कंडीशन है वो स्थायी साम्य की कंडीशन है, और ये जो थीटा वाली कंडीशन है ये संतुलन या साम्य की कंडीशन नहीं है। संतुलन का मतलब कि अगर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो निकाय जैसी अवस्था में है वैसी अवस्था में रहेगा। तो कुल मिला के हमें बात समझ में आ रही है कि केस फर्स्ट ये रहा, थीटा बराबर 0 ये रहा, और ऐसी अवस्था में जो स्थायी साम्य या स्थायी संतुलन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, स्थायी संतुलन या साम्य अवस्था ये भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई साम्य अवस्था का। फिर से मतलब एक बार समझ लो कि साम्य अवस्था का मतलब ये है कि ये दोनों आवेश विद्युत द्विध्रुव के इस प्रकार पड़े हैं और उसके ऊपर F बराबर QE जो दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, उनके परिणामी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उनका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं रहेगा, और विद्युत द्विध्रुव जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा, ये घूमेगा नहीं। और जो स्थायी साम्य में नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो भी विद्युत द्विध्रुव घूम के किसी दूसरी स्थिति के अंदर जाने का प्रयास करेगा। ये है हमारे पास तीसरी कंडीशन जिसमें थीटा बराबर 180 रखा हुआ। थीटा 180 का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, और थीटा 180 का मतलब ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा हुआ है। ऐसे का मतलब इसमें प्लस Q इधर था, इसमें माइनस Q इधर है, और इसके ऊपर प्लस Q इधर है।
तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर जो बल लगने वाले हैं, इसके ऊपर जो बल लगने वाले हैं, तो प्लस माइनस क्यू के ऊपर जो बल लगता है वो इस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और प्लस क्यू के ऊपर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो क्यू ई और माइनस क्यू ई, क्या ये साम्य अवस्था में हो सकता है? ये भी साम्य अवस्था में नहीं हो सकता, अस्थायी साम्य में। ये कैसे साम्य में? अस्थायी साम्य में। ये निकाय सिस्टम प्रयास ये करेगा, ये माइनस क्यू कोशिश कर रहा है उधर जाने का, ये परिणामी तो शून्य हो जाएगा, थोड़ा सा बल कहीं से भी मिलते ही ये वापस माइनस क्यू इधर आने का और प्लस क्यू इधर आने का प्रयास करेगा। तो ये भी अस्थायी साम्य वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला एक टॉपिक और करने वाले हैं जिसमें आवेशों का निकाय है, आवेशों का पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के कारण उसके अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही कहीं न कहीं पी बिंदु उपस्थित है, उसके ऊपर बल लग रहा है, विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, वो विद्युत विभव कितना होगा। तो हम कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण हम कर रहे हैं आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो ये हम उसके लिए एक मान लेते हैं कि भाई ये कंडीशन है, ये चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो चीज़ बहुत बड़ी आसान है। ये हमारे पास एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश मान लेते हैं Q2, तीसरा आवेश थोड़ा ज़्यादा दूरी पर Q3, कहीं पे भी ले सकते हैं, Q4 थोड़ा कम दूरी पर ले लेते हैं इसको, ये Q4 ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया Q5, या लास्ट में Qn ले लेते हैं। तो ये जो दूरियां हैं, इस आवेश से मूल बिंदु की दूरी ये है, और इस आवेश से मूल बिंदु की दूरी R2 है। ये दूरी हमारे पास हो गई R1, ये दूरी हो गई हमारे पास R1, और ये दूरी Q2 आवेश है इसलिए हो गई R2। इसी तरह से हम दूसरे आवेशों के लिए भी कर लेते हैं, ये R4 और ये R3, ये है हमारे पास R3, और ये है हमारे पास Rn। तो यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, R3, ये R4 और ये हो गया Rn। इस टाइप से बहुत सारे आवेश हैं। तो अब हम एक बिंदु लेते हैं यहाँ पे P, यहाँ P बिंदु लिया। इस P बिंदु, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, डायग्राम को देख के घबराएं नहीं, बड़ा आसान सा है। और ये बिंदु P लिया, इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है, विद्युत P निकालना है। ये जो R हैं ये इनके स्थिति सदिश हैं, और ये सारे स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश क्या होते हैं? कोई भी बिंदु होता है, जैसे यहाँ पे ये बिंदु है, इसको मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थिति सदिश कहलाती है। मूल बिंदु से मिलाने वाला जो सदिश बनता है, सदिश बनेगा इस टाइप से, तीर की निशान से। या हम दूरी की बात करें, भाई सदिशों की जरूरत नहीं, दूरी की बात करें तो ये दूरी हो जाएगी R1, R2, R3 और R4 हो जाएगी। तो ये हो गया। अब बिंदु P की बात कर रहे हैं हम, और बिंदु P के लिए ये दूरी हमारे पास हो जाएगी ये वाली R। अब बिंदु P पर विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए सूत्र तो वही है हमारे पास, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर
विभव, विद्युत विभव क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1। आवेश Q1 है तो Q1 कर देंगे। इसी तरह से Q2 आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, ये कितना होना चाहिए, V इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन R2। ये पहला विभव, ये दूसरा विभव, ये हम ले रहे हैं R2। इसी तरह से तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो क्या हो जाना चाहिए, V3 इज इक्वल टू के Q3 अपॉन R3। तो इस टाइप से चलता जाएगा और चलता ही जाएगा। Vn इज इक्वल टू के Qn अपॉन Rn। तो इस टाइप से हर एक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा तो कुल विभव P पर कुल विभव कितना होगा, P पर कुल विभव हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट प्लस Vn। विभव एक अदिश राशि है और इसका जोड़ बाकी जो होती है साधारण बीजगणित के नियमों के जैसे होती है, सदिश के जैसे नहीं होती है। और सदिश के जैसे नहीं होती है तो हम इसको V1, V2 और V3 के रूप में जोड़ सकते हैं। तो V इज इक्वल टू के Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस डॉट के Qn। नीचे क्या आएगा, Rn, R3, R2 और R1। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, हम चाहें तो K कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया आंसर, यही चीज़ है। हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कुल विभव इस तरह के Q1 और Q1 Q2 Q3 के मान दिए हो सकते हैं, R1 R2 R3 के मान दिए हो सकते हैं और इसके बाद हम इनको हल भी कर सकते हैं। तो के Q1 ये हम लिख देते हैं के ब्रैकेट के अंदर Q1, के कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस Q2, R2 प्लस Q3, R3 प्लस डॉट Qn Rn। ठीक है, तो ये आ गया। V इज इक्वल टू, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, हम इसको समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे I की वैल्यू जो है वो 1 से लेके I इज इक्वल टू n तक चलना है। I क्या है यहाँ पे, Q अपॉन R। Q के साथ भी 1 2 3 4 5 चल रहा है और R के साथ भी 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो Q के साथ चल रहा है तो यहाँ पे I लिखेंगे, I लिखा है, इसका मतलब क्या है कि I की जगह आप 1 लिख सकते हो, उसके बाद 2 लिख सकते हो, उसके बाद 3 लिख सकते हो और ऐसा आप n टर्म्स तक, n पदों तक कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी हम I लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी I लिख रहे हैं तो I का मान 1 से लेके आप n तक, 1 लिखना है पहले, उसके बाद 2 3 n ऐसे लिखते रहना। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये जो निशान दिख रहा है सिग्मा का समेशन, तो इस निशान का मतलब है कि जो भी पद आप लोगों ने लिखे हैं उनको जोड़ लेने का है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये ऊपर वाली लाइन आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ आई है ये क्या है, ये है किसी एक बिंदु P पर उसके आसपास बहुत सारे तरह के आवेश उपस्थित होते हैं, उन आवेशों के कारण विद्युत विभव कितना होगा उसका फॉर्मूला ये आया है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं
इससे पहले जो हमने शुरू में क्वेश्चन दिए थे उन लोगों के आंसर आप लोगों ने कमेंट्स में दे दिए हैं, तो चेक करते हैं भाई क्या है, सही है या नहीं है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी के आंसर सही होंगे। और पहला सवाल है 64 गोलियां, ये बताया था 64 जो गोलियां हैं पारे की वो इस टाइप से बन चुकी है और हर एक गोली का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है, यानी कि के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जो वैल्यू है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। और के क्यू अपॉन कैपिटल आर हमने बताया था स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर अगर हम रिलेशन निकाल लेते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर हम रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बड़े वाली गोली के ऊपर भी विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। वापस सुनो, 64 गोलियां ये वाली है और इन गोलियों को मिक्स करके हम एक बड़ी गोली बना देते हैं। इन गोलियों की त्रिज्या स्मॉल आर मान लो, इस गोले की त्रिज्या इस कैपिटल आर मान लो, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का चाहे कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आयतन समान रहेगा, गोले का आयतन समान रहेगा। गोलियाँ चाहे कितनी भी है मिक्स करके बड़ी गोली बना दी तो आयतन सेम रहेगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बदल जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बदल जाता है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो क्या समान रहेगा, इसमें आयतन समान रहेगा। तो हम बात करते हैं एक बड़ी गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर n छोटी गोलियों का आयतन। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 9/10 वाली बात छोटी सी, तो बहुत ही आसान सा सूत्र है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n है। n की वैल्यू हमें यहाँ पे 64 दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, तो बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी ये लिखते हैं 4/3 पाई और छोटी गोली का आयतन, छोटी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो हम स्मॉल आर क्यूब कर देंगे। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई अब नहीं रहे, पहले थे कभी, तो अब हमारे पास आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यूब। ये एक रिलेशन आ गया। कैपिटल आर क्यूब बराबर स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ से हमें जैसा मान चाहिएगा वैसा अपन निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं v बराबर, हमें यहाँ पे रखने के लिए कैपिटल आर का मान की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं। कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यूब, ये पिछली बात हमने वापस लिख दी है, ठीक है। अब इससे अगर हम r की वैल्यू निकालें तो n की पावर 1/3 और कैपिटल स्मॉल r, ये रिलेशन आ जाएगा स्मॉल r और कैपिटल r में। हमें पता है कि v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, छोटी गोली की सतह पर विभव कितना हो जाएगा, बराबर 10 वोल्ट। अब हम कर रहे हैं बड़ी गोली की सतह पर, बड़ी गोली की सतह पर विभव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, और ऐसे सवालों से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, ऐसे सवाल हमें करने चाहिए। और बड़ी गोली की सतह पर विभव क्या होगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर ये फार्मूला होता है, और के क्यू अपॉन कैपिटल आर फार्मूला होता है, तो के तो है ही है, क्यू की वैल्यू पता नहीं, देखेंगे अभी क्यू की वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई है, तो देने की जरूरत भी नहीं है। कैपिटल आर की जगह हम लिख सकते हैं n की पावर 1/3 और स्मॉल आर,
n की पावर 1/3 स्मॉल r। ये आ गया v बड़े गोले की सतह पर, ठीक है, और ये आ गया स्मॉल r यानी कि छोटे गोले के लिए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल r, और ये आ जाएगा n की पावर 1/3। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, छोटे गोले की सतह पर विद्युत विभव आ गया, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10, ये है 1/3, n की पावर 1/3। के क्यू अपॉन स्मॉल r की वैल्यू दी हुई हमें 10, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, और स्मॉल n की वैल्यू दी हुई हमें 64। स्मॉल n की वैल्यू हमें दी हुई है 64, और छोटे पे विभव दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। 64 का क्यूब रूट बताना है आप लोगों को। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पे हमें स्मॉल n का मान 64 रखना है, और स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन ये दिया हुआ ये हम रख चुके हैं। और यहाँ पे एक बात हमें और ध्यान देने की है कि जो छोटी छोटी गोलियों के ऊपर आवेश था वो सारा का सारा आवेश चला जाएगा बड़ी वाली गोली के ऊपर। मान लो इसके ऊपर Q आवेश था, तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा 64Q। तो ये आवेश हमें यहाँ पे लिखना है, ये बड़ी गोली के लिए, तो इंटू 64 अगर ध्यान दें तो बड़ी गोली का ये n कर देते हैं, n इंटू Q कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू 64 इंटू Q। ये वाला कंसेप्ट इसके ऊपर हमें लगाना है। ये आप लोग इक्वेशन 1 मान सकते हो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। इक्वेशन 1 से स्मॉल r की वैल्यू या स्मॉल q की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर रख देनी है। तो यहाँ अगर पूरी बात करें हम, तो n इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है, स्मॉल r का पता नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास ये ले ली, तो स्मॉल r की q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10r अपॉन कैपिटल K। उससे क्या होगा कि ये K से K कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और Q की जब वैल्यू रख देंगे तो Q हट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सारे केवल आंकिक मान ही रह पाएंगे। तो यह बचा हमारे पास कैपिटल V R इज इक्वल टू, ये है 1/64, इसकी पावर 1/3, 1/64, n की वैल्यू क्या है 64, के क्यू अपॉन आर, तो के अपॉन आर तो लिखेंगे, और क्यू की वैल्यू लिखेंगे इंटू में 10r/k, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू, के और के अब नहीं रहे, पहले कभी थे, और आज r और r भी नहीं रहे, तो हमारे पास रहे 10/64 की पावर, ये 64 क्यू वाला नहीं लिखा हमने, यहाँ पे 64 भी आएगा, 64 का मतलब n है, तो 64 का मतलब इंटू 64 इंटू 64, तो ये हमारे पास नीचे रह गया, क्या रह गया 64 का होल क्यूब 1/3, 1/3, तो वी आर इज इक्वल टू 10 इंटू 64 बटा, ये क्यूब रूट हो जाएगा 4। ये बात ऐसी है, 4 को इंटू 4 इज इक्वल टू 64 होता है, तो इसका अगर क्यूब रूट लेते हैं यानी कि 3 का जोड़ा बनेगा वो 1 ही बनेगा, आंसर आएगा 4। तो इस टाइप से हमने किया इसको, तो ये 4 आ गया, 4 से ये काटा, 16 से कटेगा, और वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 160 वोल्ट, यानी कि बड़ी गोली के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा 160 वोल्ट रहेगा। तो इसके अंदर 160 दिया है कहीं, ये हमारे पास 160 वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी करेक्ट है।
ठीक है। हम यहाँ से एक नॉर्मल फार्मूला बनाना चाहें तो ये 64 है, गोलियों की संख्या स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ से हम एक सिंपल फार्मूला भी बना सकते हैं, V कैपिटल R, यहाँ लिख देते हैं किसमें, इसमें लिख देते हैं V कैपिटल R इज इक्वल टू ये n की पावर 1/3 और ये छोटा v। तो ये n 1/3 ऊपर जाएगा तो v r इज इक्वल टू n 1 माइनस 1/3 बनेगा v, और 1 में से 1/3 के 2/3 हो जाएगा, v r इज इक्वल टू n की पावर 2/3 v। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। n का मान यहाँ 64 है, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो इतना कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आता है। फॉर्मूला क्या बताया हमने, वी आर इज इक्वल टू एन की पावर वी आर, रेड कलर लेते हैं, वी आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 2/3 वी स्मॉल आर। यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 64, n की वैल्यू दी हुई है 64 और वी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी आर की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, ठीक है, दिया है ना कि भाई छोटी गोली के ऊपर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है साइड में। तो वी आर की जब वैल्यू लिखेंगे तो n की जगह लिखेंगे 64 पावर 2/3 और इंटू 10, 64 का क्यूब रूट यानी कि 64 का क्यूब रूट यानी कि 4, क्यूब का तो काम गया क्यूब रूट का, और यहाँ पे 2 आएगा इंटू 10, और 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 10 बराबर 160 वोल्ट। तो ये इस टाइप से भी हम बहुत शॉर्ट के अंदर अगर फॉर्मूला याद है तो इसमें हमने बताया फॉर्मूला निकलेगा कैसे, और इसमें हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला अगर याद है तो जल्दी से कैसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में समांतर रखा जाता है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। विद्युत द्विध्रुव के समांतर रखा जाता है यानी कि थीटा बराबर 0 वाली पोजीशन हुई, और हमने u बोलो चाहे वर्क डन यानी कि कार्य बोलो, वो था फॉर्मूला पी ई इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर ये कह रहा है समांतर रखा जाता है यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 है, भाई थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, घुमाए नहीं हमने, समांतर रखा 0 है। अगर 0 है तो 0 वाली स्थिति क्या बनेगी, 0 वाली स्थिति क्या बनेगी, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू के बारे में हमें सोचना है, भाई थीटा 1 और थीटा 2 के मान क्या क्या होंगे। अगर उनके मान हमने यहाँ से ठीक से रख दिए तो इसका आंसर भी ठीक से आ जाएगा, और इतना हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। इसमें हमने आज ही ये कंडीशन कर चुके हैं। ये देखो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, ये वाली इसकी साम्य अवस्था है, और साम्य अवस्था के लिए थीटा बराबर 0 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और थीटा बराबर 0 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आई, ऊर्जा क्या आई, u1 इज इक्वल टू माइनस पीई, u1 इज इक्वल टू माइनस पीई आई। तो यही काम हमें करना है। तो इसका u1 इज इक्वल टू माइनस पी, स्थायी किसके लिए, स्थायी संतुलन के लिए, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई हो जाएगा। तो सवाल हमारा है 2 नंबर, और 2 नंबर में समांतर रखा जाए, समांतर का मतलब स्थायी साम्य में रखा जाए, और स्थायी साम्य में रखा जाए तो इसका
माइनस पी ई बनेगा। तो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इसको हटा देते हैं, माइनस पी डॉट कैपिटल ई, और u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। साम्य स्थिति के लिए, समांतर अवस्था के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो u इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस पी कैपिटल ई, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों ने उम्मीद करते हैं सही दिया होगा। थर्ड कंडीशन में, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं द्विध्रुव बाह्य विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर शून्य से, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, तक घुमाने में किया गया डायरेक्ट कार्य पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा और कार्य काफ़ी हद तक सेम है। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला था पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 दिया हुआ है हमारे पास कितना, θ1 दिया हुआ है हमारे पास 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, और θ2 दिया हुआ है हमें 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 होता है -1। तो ये वाले मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आया पी ई, W क्या आया हमारे पास, पी ई और cos θ1 यानी कि 1 और cos θ2 यानी कि -1, बार माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं W इज इक्वल टू पी ई, बोलो ब्रैकेट में क्या है, 1 - 1 या फिर 1 + 1, प्लस कैसे आया है, प्लस आया है, ये माइनस और ये माइनस गुणा करने पर प्लस आया है। तो 1 और 1 2, तो W इज इक्वल टू 2PE। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसके लिए रहेगा प्लस का 2PE, ये प्लस का 2PE सी राइट हो जाएगा। जल्दी में -2PE राइट नहीं कर देने का है यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन और है, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और उनके बीच विभवांतर V है और प्लेटों के मध्य स्थित आवेश Q है। Q पर बल, यहाँ पे कोई आवेश Q के ऊपर बल कितना लगेगा, F की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले से ही पता है कि F इज इक्वल टू QE होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। ये जब समांतर प्लेटें बनी हैं और सम विद्युत क्षेत्र इसके अंदर है, विभव है, तो सम विद्युत क्षेत्र के अंदर ये E का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q, E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास V/D पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे V/D करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट A, V/D। सीधी सी बात कि F बराबर, फिर से देख लेते हैं एक बार, हमारे पास इस आवेश पर, ये समांतर प्लेट संधारित्र की तरह है, प्लेटें हैं, दोनों के बीच की दूरी D है, ये प्लस आवेश होता है यहाँ पे और ये माइनस आवेश होता है। दोनों के बीच जो बल रेखाएं समांतर जाती है और एक सम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूरी D है, विभव V है और तीव्रता E जो होती है V/D फॉर्मूला होता है। तो F क्या रहा हमारे पास, Q इंटू कैपिटल E। E की वैल्यू क्या रही हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल E और E की वैल्यू क्या रही, V/D। तो E की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं Q V/D तो ये डायरेक्ट ही हमारा आंसर बन जाता है और ये होता है A, QV/D। तो इस तरह से चौथे सवाल का आंसर आ गया। हमने आज किया बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और हमने साथ में एक टॉपिक और किया था
के आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव, यानी कि बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत द्विध्रुव किया था। और कुछ सवाल किए हैं जिनके सवाल आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट के रूप में दिए हैं। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लिए थे, बहुत ही आसान टॉपिक थे, बहुत ही इंटरेस्टेड थे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा लिया होगा पढ़ने का। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें सवाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि थ्योरी के लगभग सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। छोटे मोटे कोई टॉपिक ले सकते हैं और साथ में सवाल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।